तो सुबह हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। और अब हम ये अर्थ मैग्नेटिज्म को कंप्लीट कर देंगे और मे बी कल से शायद हम वापस हमारा 6 चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल से हमारा 6 चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपका अर्थ मैग्नेटिज्म ये वाली क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पार्ट हमने मॉर्निंग क्लास में डिस्कस कर लिया था और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अभी इवनिंग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो ना सब लोग। कल से आपका 6 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से हमारा कंटिन्यू चल रहा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे रिवीजन के लिए सोच रहे हैं, रिवीजन होगा नहीं, अब रिवीजन वाला पार्ट आपका आज ओवर हो जाएगा और कल से आपका नया टॉपिक चालू हो जाएगा। और तो कल से सब लोग क्लास ज़रूर अटेंड करें। जो लोग रिवीजन के चक्कर में क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे वो भी कल से क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, कल से आपका 6 चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सुबह मैंने आपको बताया था अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने सारी टर्मिनोलॉजीज देख ली थी ऑलमोस्ट, है ना। कि अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ किसको बोलते हैं, ज्योग्राफिक साउथ किसको बोलते हैं, है ना। पोलर एक्सिस किसको बोलते हैं, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को जो कनेक्ट करती है दैट इज़ योर पोलर एक्सिस, है ना, जिसके अबाउट आपका अर्थ रोटेट करता है। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक्सिस का जो इंक्लिनेशन होता है वो कितना होता है, 11.2 डिग्रीज। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का जो इंक्लिनेशन होता है वो इंक्लिनेशन कितना होता है, 11.2 डिग्रीज। ठीक है, इतना इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर जो आपका सर्कल होता है ना। 2D में मैं लाइन से दिखा रहा हूँ और 3D में एक सर्कल होता है। ठीक है, इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर। ठीक है, वैसे ही आपका मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर जो सर्कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद हमने एंगल ऑफ डेक्लिनेशन देखा था सुबह की क्लास में। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन किसको बोलते हैं, बताओ। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन किसको बताया था मैंने, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन योर ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब ये मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। ज्योग्राफिक मेरिडियन वो प्लेन होता है जो आपके लोकेशन को कंसिस्ट करता हुआ ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को कंसिस्ट करता है। ठीक है, ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ को कंसिस्ट करे, आपकी लोकेशन को कंसिस्ट करे और ज्योग्राफिक साउथ को कंसिस्ट करे, है ना। इसको पास करता हुआ जो प्लेन होता है उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, जो प्लेन इन तीनों पॉइंट्स को कंसिस्ट करता हुआ पास होता है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तीनों लोकेशंस को कंसिस्ट करता। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन होता है जो लोकेशन को कंसिस्ट करता हुआ और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इनको कंसिस्ट करता हुआ जो प्लेन पास होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मतलब ये दो पॉइंट्स और आपका ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड करता हुआ जो प्लेन पास होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और इन दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है इसको मैंने आपको बताया था, ये दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये दो प्लेन्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, यहाँ तक हम सुबह देख चुके थे। 6 चैप्टर का रिवीजन नहीं होगा, 6 चैप्टर का रिवीजन करना है तो बताओ, अब आप लोग बताओ। अगर आपको 6 चैप्टर अच्छे से आता है तो फिर मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कराऊंगा।
आप लोग 6 चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो? सब लोग, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या 6 चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो या फिर वहीं से कंटिन्यू करूँ? नहीं करना चाहते? ठीक है, करवा दो ना। देखो अब ये कई बच्चे बोल रहे करवा दो, कई बच्चे बोल रहे नहीं करवाओ। जल्दी जल्दी क्या होता है? जल्दी जल्दी थोड़ी कुछ होता है। अब वो रिवीजन करने जाओगे फिर 2-3 दिन लग जाएंगे, उसमें 2 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम। या एक आप काम करना, मैंने वीडियो सारे अपलोड कर दिए हैं, करा दो एक बार रिवीजन। एक बार आप वीडियो देख सकते हो तो वीडियो देख लेना। वीडियो वैसे मैंने सारे अपलोड करे हुए हैं। फिर भी अगर आप चाहते, एक बार सब मिलकर डिसाइड कर लेना, मेजोरिटी जो बोलेगी फिर हम वही कर लेंगे। ठीक है, चलो करवा दो रिवीजन। चलो फिर तो 6 चैप्टर मतलब आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो? फिर से कल जैसे मैं 6 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर स्टार्टिंग से पढ़ाऊँ आपको? कितने लोग बोलते हैं सर स्टार्टिंग से पढ़ा दो? अच्छा, 6 चैप्टर पूरा पढ़ना है। ठीक है, चलो 6 चैप्टर फिर स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं आपकी पक्की हो जाएंगी सारी, है ना। 6 चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये टारगेट लेके चलेंगे हम कि 6 और 7 चैप्टर हमें कंप्लीट करना है आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले। आपकी एग्ज़ाम जब आएगी नेक्स्ट दिसंबर में, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, यूनिट टेस्ट वगैरह जो होगा, उसमें हम सिलेबस में 2 चैप्टर तो कम से कम इंक्लूड करेंगे। एक आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। हो सकेगा तो चैप्टर 8 भी इंक्लूड करूँगा मैं। तो फिज़िक्स का फर्स्ट पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है हमको, है ना। चैप्टर नंबर 6 और 7 तो इंक्लूड होगा ही होगा, और मे बी 8 वाला भी आपका इंक्लूड हो। ठीक है, 8 पॉसिबल नहीं है, 8 तो बहुत ईजी चैप्टर है। 8 वाला चैप्टर तो मैं जनरली बच्चों को सेल्फ स्टडी में देता हूँ, क्योंकि 8 वाले चैप्टर में आपको सारी चीज़ें मेमोराइज करनी है। समझने वाला पार्ट बहुत कम है, आपको थ्योरी, मतलब पूरा थ्योरी से ही चैप्टर भरा हुआ है आपका। 8 चैप्टर आपका पूरा थ्योरेटिकल है ना। तो 8 चैप्टर जनरली मैं आप लोगों को सेल्फ स्टडी के मोड पे देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए नहीं दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आपको खुद रीड करना है। रीडिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 इज़ अ रीडिंग चैप्टर, आपको रीड करना है बस उसको एक बार। फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप इजीली उसको समझ जाओ। कैसे आपको रीड करना है मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। चलो तो आ जाओ हमारे वाले टॉपिक पे, अर्थ मैग्नेटिज्म पे हम थे, है ना। तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हमें क्लियर हो गया। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हम सबको पता चल गया, है ना। इसके बाद एक और एंगल होता है विच इज़ एंगल ऑफ डिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एंगल ऑफ डिप। अब इसको समझते हैं। अब हम सबको पता है आपका ये अर्थ है सपोज करो, और मैंने आपको बताया था कि हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक बार मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर है, और सॉरी नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं ऐसा एक बार मैग्नेट है अर्थ के अंदर, ऐसा अज्यूम करते हैं ताकि हमें उसकी फील्ड्स के बारे में पता चले, है ना। उसकी फील्ड्स के बारे में हमें प्रॉपरली पता चले। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर को निकलेगी और साउथ में आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, साउथ में आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, हम सबको पता है कि अगर सपोज करो ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस में आपका ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये आपका मैग्नेटिक साउथ है। इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है या जो सर्कल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही और यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही, ठीक है। नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में टर्मिनेट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और साउथ में आपकी फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही, ठीक है। अब सपोज करो एग्जैक्टली आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़े हुए हो, है ना। अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़े हो, ठीक है, सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है,
और आप यहाँ से ऊपर देखते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखाई देगी? मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? टेंजेंट होगी ना। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड देखो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़े होकर फील्ड लाइंस को देखोगे तो आपको फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देगी? हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी तो आपको फील्ड लाइन ऐसी दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल, है ना। सिमिलरली जब आप पोल पे खड़े हो, सपोज करो आप इस पोल पे खड़े हो, पोल पे खड़े हो तो आपको फील्ड लाइंस यहाँ से कैसी दिखाई देगी? आपको फील्ड लाइंस ऐसी वर्टिकल दिखाई देगी। ठीक है, जब आप पोल्स पे खड़े हो, पोल पे खड़े हो तो आपको फील्ड लाइंस ऐसी वर्टिकल दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हॉरिजॉन्टल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मतलब अगर आप सरफेस पे खड़े हो तो ये वाली जो लेंथ है आपकी, इसकी टेंजेंट जो है, सरफेस के जो टेंजेंट है, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस विल बी योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर आप सरफेस पे खड़े हो तो सरफेस के जो टेंजेंशियल लाइन होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। ठीक है, समझ आ रहा है आप? और सरफेस के, अगर आप सरफेस पे खड़े हो तो सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी। ये सरफेस पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी और इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी। तो जब मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़ा हूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी, और जब मैं पोल पे खड़ा हूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल दिखाई देगी। लेकिन अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ एंगल पे होगी, है ना। यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल होगी ना वर्टिकल होगी, वो किसी एंगल पे दिखाई देगी। बात समझ आ रही है? आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, अगर मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पे बात करूँ, रैंडम पॉइंट पे उसका कुछ एंगल होगा, है ना, उसका कुछ एंगल होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर मैं फील्ड लाइन की बात करूँ तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर मैं किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे बात करता हूँ तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज योर हॉरिजॉन्टल, अदर इज योर वर्टिकल। तो नेट के साथ जो हॉरिजॉन्टल का एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इसको हम बोलते हैं डिप एंगल। ठीक है, इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिप एंगल। इट इज द एंगल मेड बाय द नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया सबको? तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो बी नेट कॉस थीटा ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और बी नेट साइन थीटा ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो टैन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, which is vertical component of magnetic field upon horizontal component of magnetic field. This will be your tan theta. ठीक है, बात समझ आई आपको? क्लियर है पार्ट? ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ कि जब मैं मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़ा हूँ तो मुझे मेरा डिप एंगल क्या होगा? अगर मैं इक्वेटर पे खड़ा हूँ तो मेरा डिप एंगल क्या होगा? व्हाट इज द डिप एंगल एट मैग्नेटिक इक्वेटर? 0 होगा, है ना। एंड व्हाट इज द डिप एंगल एट पोल्स? पोल्स पे आपका डिप एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। वेरी गुड। तो डिप एंगल और ये एंगल, हमें दोनों एंगल्स क्लियरली समझ आ गए। इसके बाद आपका एक होता है ट्रू डिप और एक होता है एपरेंट डिप। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिप एंड एपरेंट डिप, है ना। अब दो तरह के डिप एंगल होते हैं, एक तो ट्रू डिप एंगल होता है, एक एपरेंट डिप एंगल होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिप एंगल
एंड एपेरेंट डिप एंगल। ठीक है, अब ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ट्रू डिप और एपेरेंट डिप में क्या फ़र्क होता है। तो सुबह मैंने आपको बताया था कि हम इन प्लेन्स को अगर एक क्यूब बना के एनालाइज करें तो हम ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो वापस से मैं एक क्यूब आपके सामने बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये पॉइंट समझ आ जाए। ठीक है, मैंने एक सपोज करो क्यूब बना दिया। ठीक है, ये आपका क्यूब है, मतलब एक आपका रूम, एक रूम जैसा आपका रूम बना दिया। ठीक है, सपोज करो ये आपका रूम है। ठीक है, ऐसे क्यूब की शेप में। ठीक है, अब आपका जो रूम है उसका जो नॉर्थ डायरेक्शन है इधर लाई कर रहा है और साउथ डायरेक्शन है इधर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम सबको पता है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और आपको कंटेन करता हुआ जो प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये वाला जो प्लेन होगा आपका जो नॉर्थ साउथ को कंटेन करता हुआ बनेगा, दैट इज योर ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब सपोज करो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे लाई कर रही है, विच इज़ एट द बॉडी डायगनल। बॉडी डायगनल आप सबको पता है ना क्या होता है, मतलब ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक ये बॉडी से पास हो रहा है डायगनल। दो तरह के डायगनल होते हैं ना, एक फेस डायगनल होता है, एक बॉडी डायगनल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी डायगनल पे लाई कर रही है, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से लाई कर रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता हुआ जो प्लेन होता है, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता हुआ जो प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन होगा, इस प्लेन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मतलब जिसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी लाई कर रही है। नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता हुआ जो आपका ये प्लेन होता है, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, ये प्लेन जो है आपका ये मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आप ध्यान से देख सकते हो इन दोनों प्लेन्स के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इट इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड योर मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हॉरिजॉन्टल आपका ये प्लेन होगा ना, ये प्लेन आपके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऊपर से देखो, यहाँ से देखोगे तो ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। ये प्लेन, टॉप वाला प्लेन जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपके लिए, है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे इस प्लेन को, आप यहाँ से ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करो, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ जो एंगल होगा, ये एक्सेस आपके लिए हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एंगल आपका होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ, ये आपका एंगल ऑफ डिप है। ये ट्रू एंगल ऑफ डिप है। इसको मैं एंगल ऑफ डिप नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा इट इज़ योर ट्रू एंगल ऑफ डिप। ठीक है, ट्रू एंगल ऑफ डिप आपका क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है। ठीक है, हाँ, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में ही, अभी हम मैग्नेटिक मेरिडियन में ही देखेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू डिप एंगल, है ना। इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा, थीटा जो है आपका, थीटा इज योर ट्रू डिप एंगल, और डेल्टा जो है आपका वो डेक्लिनेशन। तो अब एपेरेंट डिप क्या होता है, एपेरेंट डिप फाइंड करते हैं। अब हम एपेरेंट डिप कैसे निकालेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एपेरेंट डिप। तो एपेरेंट डिप, सपोज करो हमने एक कोई तीसरा प्लेन ले लिया, सपोज करो मैंने ये वाला प्लेन ले लिया। अब ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लेन जो है, फ्रंट वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को देखो, ये फ्रंट वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को देखो। सपोज करो मैंने ये वाला प्लेन कंसिडर किया,
और मैंने आपको बोला इस प्लेन में आपका एंगल ऑफ डिप थीटा डैश है। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा आप कोई भी दूसरा प्लेन कंसिडर करो तो उस प्लेन में आपको एपरेंट एंगल ऑफ डिप मिलेगा। ट्रू एंगल ऑफ डिप खाली एक ही प्लेन में आपको मिलेगा, दैट इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। ट्रू एंगल ऑफ डिप के लिए आपको मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे प्लेन में आपको अगर एंगल दिया है नेट मैग्नेटिक फील्ड का, तो दैट इज योर एपरेंट डिप। अब सपोज करो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से एंगल दे दिया है, मतलब ये वाले प्लेन से, तो इसको मैं थीटा डैश बोलूँगा। थीटा डैश जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड का किसी दूसरे प्लेन के साथ जो एंगल है थीटा डैश, इसको मैं बोलूँगा एपरेंट डिप। इसको मैं क्या बोलूँगा? एपरेंट डिप। ठीक है। अब एपरेंट डिप और ट्रू डिप में रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एपरेंट डिप एंड ट्रू डिप। ठीक है। अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। तो हम सबको पता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो इस प्लेन में लाई करेगा। दिस इज योर बी एच विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज योर बी वी विच इज योर वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम tan थीटा को डिफाइन कर सकते हैं विच इज योर ट्रू एंगल ऑफ डिप। tan थीटा विच इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप इज डिफाइंड लाइक दिस, विच इज बी वी अपॉन बी एच। ठीक है, बी वी अपॉन बी एच, दिस इज योर ट्रू एंगल ऑफ डिप। ठीक है। अब अगर मुझे डिफाइन करना है एपरेंट एंगल ऑफ डिप, तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप के लिए आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे लाई करेगा। एपरेंट एंगल ऑफ डिप के लिए आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, उसके लिए हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना होगा। सपोज करो इस एंगल को अल्फा मान लो, ये वाले एंगल को अल्फा मान लो। तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो डायग्राम। अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस डेल्टा। अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस डेल्टा, वेर डेल्टा इज योर डेक्लिनेशन। डेल्टा इज योर डेक्लिनेशन। अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस डेल्टा लिख सकता हूँ। ध्यान से देख लो डायग्राम। तो अगर मैं बी एच का इस एक्सिस पे कंपोनेंट लूंगा तो वो क्या होगा, बी एच कॉस अल्फा होगा। बी एच का इस एक्सिस पे कंपोनेंट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बी एच कॉस अल्फा। ठीक है, बी एच कॉस अल्फा है ना। तो बी एच कॉस अल्फा विल बी योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर एपरेंट डिप। तो एपरेंट डिप को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, tan थीटा डैश विच इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन सेम। देखो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों प्लेन्स के लिए, चाहे आप ये वाला प्लेन कंसिडर करो, चाहे आप मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन कंसिडर करो, चाहे आप ज्योग्राफिक मेरिडियन वाला प्लेन कंसिडर करो, सबके लिए आपका वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा विच इज बी एच कॉस अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द प्लेन इन विच द एपरेंट डिप एंगल इज गिवन। अल्फा को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मेरिडियन जहां पे हमें ट्रू एंगल ऑफ डिप मिलता है, एंड द प्लेन इन विच एपरेंट एंगल इज गिवन। ठीक है, जिसमें कोई भी दूसरा प्लेन जिसमें एपरेंट एंगल गिवन है उसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन का, दैट इज योर अल्फा। तो यहाँ से एक शानदार रिलेशन आपको मिल जाएगा। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो बी वी अपॉन बी एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा एपरेंट डिप और ट्रू डिप में। तो tan थीटा डैश विच इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा अपॉन कॉस अल्फा। So this is the relation between apparent dip and true dip. Theta dash is your apparent dip angle, theta is your true dip angle, and alpha is the angle between the planes
ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड एपरेंट डिप, ठीक है, इन दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है ये आपका अल्फा। क्या ये बात आपको समझ आई सबको? यस, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ये एंगल्स हमें पता लगने चाहिए। अब जैसे कि क्वेश्चन इस पे आया हुआ है एग्जाम में, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ तो आपको क्लियरली पता लगेगा इसको कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इफ द ट्रू डिप एट अ प्लेस इज 30 डिग्री, है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, अगर किसी जगह पे ट्रू डिप एंगल आपका 30 डिग्री है, इफ द ट्रू डिप एंगल एट अ प्लेस इज 30 डिग्री and the angle between the plane in which the apparent dip is calculated is 60 degree. Angle between the planes in which apparent dip is calculated is 60 degree. Then find the apparent dip angle. Then find the apparent dip angle. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको तब याद रहेगा जब आपने इसको प्रॉपरली समझ लिया है, ठीक है। अगर आपने इसको समझा नहीं है तो इसको आप याद नहीं रख सकते। तो यहाँ से थीटा डैश का वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल लोगे, कितना आएगा थीटा डैश, निकाल के बताओ ज़रा, थीटा डैश का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ से फाइंड आउट करके बताओ। टू बाई रूट थ्री, tan थीटा डैश नहीं, थीटा डैश, थीटा डैश का वैल्यू बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें जो टॉपिक्स अर्थ मैग्नेटिज्म के हैं इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जेई में, नीट में, दोनों में सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको कुछ भी घुमाएगा नहीं वो, क्योंकि उसको पता है इसकी थ्योरी अगर बच्चे ने समझ ली है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। इसमें कहीं भी आपको घुमाने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्जाम, है ना। कितना आ गया, 2/√3, है ना, वेरी गुड, 2/√3, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज करो इट इज गिवन दैट θ1 एंड θ2, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। θ1 एंड θ2 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, θ1 एंड θ2 बी द एपरेंट एंगल्स ऑफ डिप। अब ये दोनों एपरेंट एंगल्स है और दोनों मैंने अलग अलग प्लेन्स पे ऑब्जर्व किए। दीज बोथ आर एपरेंट एंगल्स ऑफ डिप विच आर ऑब्जर्व्ड एट डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है, विच आर 90 डिग्री टू ईच अदर। देन शो दैट द ट्रू एंगल ऑफ डिप, वी हैव टू शो दैट ट्रू एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाय cot square theta which is equal to cot square θ1 plus cot square θ2, ठीक है। अगर हमें दो डिफरेंट प्लेन्स पे एपरेंट एंगल ऑफ डिप पता है, एक प्लेन पे θ1 है और दूसरे प्लेन पे θ2 है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप है विच इज थीटा, उसके बीच में ये रिलेशन होगा। यू हैव टू प्रूव दिस रिलेशन, है ना। ये रिलेशन को हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, फिर से हमारे वही डायग्राम पे आ जाओ जो हमने ऊपर बनाया था, वहीं से हम एपरेंट एंगल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम में देखो क्या मॉडिफाई करेंगे। हमें दिया हुआ है कि एक प्लेन के साथ एंगल θ1 है और दूसरे प्लेन के साथ एंगल θ2 है ना। दो एपरेंट डिप के एंगल हमें दिए हुए हैं। तो अब हमें एक्चुअली में पता चल गया है कि एपरेंट एंगल ऑफ डिप और ट्रू एंगल ऑफ डिप में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos अल्फा। इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ये चीज़ हमें अब पता चल गई है, पहले हमें पता नहीं थी तो हम कंफ्यूज थे। तो अब हमें ये चीज़ अगर क्लियर हो गई, और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि एपरेंट एंगल ऑफ डिप और ट्रू एंगल ऑफ डिप में आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा सेम रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चेंज किस में होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज होता है। चेंज किस में होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज होता है, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होता। तो अब हमें दो एपरेंट एंगल्स दिए हुए डिफरेंट प्लेन्स में,
जो 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के। तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, तो मैं देखो tan थीटा वन को कैसे डिफाइन करूँगा, tan थीटा वन इज डिफाइंड एज योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ बी वी अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा मुझे नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ कुछ होगा BH1 मान लेता हूँ, थीटा वन के लिए मान लेता हूँ BH1। सिमिलरली tan थीटा टू मेरा क्या होगा, विच इज़ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन मेरा वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, दोनों केस में जो कॉमन चीज़ है वो वर्टिकल कंपोनेंट। चेंज क्या होगा मेरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आई विल राइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 इन केस ऑफ एंगल थीटा 2। ठीक है, ये दोनों मेरे एपरेंट एंगल्स। ठीक है, अब H1 BH1 और BH2 आपके क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो प्लेन में जो प्लेन आपके 90 डिग्री पे है ना। BH1 और BH2 आपके वो कंपोनेंट्स हैं जो प्लेन्स आपके 90 डिग्री पे। ठीक है, मतलब उस प्लेन्स में आपका जो एंगल है, दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर इसका एंगल है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि BH स्क्वायर, अब BH की वैल्यू क्या होगी देखो, और मुझे ये भी पता है कि जो मेरा tan थीटा होगा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज BV अपॉन BH। ये तीनों रिलेशन मुझे पता है, मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं और मैं तीनों को लिंक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉमन पार्ट है तीनों इक्वेशन को। BV इज कॉमन इन ऑल 3 इक्वेशंस। ठीक है, सो आई कैन लिंक दिस इक्वेशन। अब मुझे पता है कि दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है ना, दो प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसमें आपका वो कंपोनेंट लाई कर रहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और सपोज करो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 लाई कर रहा है, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 लाई कर रहा है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको मैं लिख सकता हूँ कि BV स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों प्लेन्स का एंगल 90 डिग्री, तो मैं उसको लिख सकता हूँ BH स्क्वायर इज इक्वल टू BH1 स्क्वायर प्लस BH2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, एक प्लेन पे अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 मिल रहा है, दूसरे प्लेन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 मिल रहा है और दोनों प्लेन्स आपके 90 डिग्री पे हैं, तो आपका नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस, है ना। तो मैं यहाँ से सिंपली इस रिलेशन को प्रूव कर सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख दूंगा, तो BH स्क्वायर इज इक्वल टू BH1 स्क्वायर प्लस BH2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस BH2। तो यहाँ से मुझे रिलेशन मिल जाएगा। BH की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दूंगा विच इज BV अपॉन tan थीटा, और यू कैन से BV कॉट थीटा। तो BV कॉट थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू BV कॉट थीटा 1 होल स्क्वायर प्लस BV कॉट थीटा 2 होल स्क्वायर। ठीक, बस यहाँ से प्रूफ हो गया आपका ये, यहाँ से आपका हैंस प्रूफ BV स्क्वायर सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जेई नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको ये ऑप्शन दे रखा था, आपको सीधा टिक करना था, लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि एपरेंट डिप और ट्रू डिप में क्या रिलेशन होता है और किस तरह से हमारा वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, एक दो पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। इससे ज़्यादा इसमें आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही पूछ सकता है, या तो एंगल ऑफ डिप निकाल लो, या ट्रू एंगल ऑफ डिप निकाल लो, या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकाल लो। इतने पॉइंट्स हम सबको क्लियर हो गए एवरीवन। फिर से बताऊं, अच्छा फिर से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। ये वाले डायग्राम को अच्छे से समझ जाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, मैं इस डायग्राम को फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है ना। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को कंटेन करता हुआ जो प्लेन होता है वो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो इधर ऐसे लाई कर रही,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता हुआ जो प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करता हुआ प्लेन है, ये आपका कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन का जो एंगल होता है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं डेक्लिनेशन। ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम सबको पता है। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ पे लाई करेगा? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा। ये जो टॉप वाला प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो कंपोनेंट लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल प्लेन में जो ये वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा, दैट इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का ये एंगल बन रहा है, ये पूरा जो एंगल है, टोटल एंगल जो है, दैट इज योर ट्रू एंगल ऑफ डिप, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू एंगल ऑफ डिप। ठीक है। अब सपोज करो मैंने कोई तीसरा प्लेन लिया, ये वाला प्लेन, फ्रंट वाला प्लेन, और इसमें मैंने एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट किया। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा यहाँ पे आपको तीन प्लेन दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला प्लेन, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक ये वाला प्लेन जिसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड विच इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक ये वाला प्लेन, फ्रंट वाला प्लेन, जहाँ पे हम एपरेंट डिप एंगल निकालेंगे। ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा आप कोई भी प्लेन कंसिडर करो जिसमें आपको डिप एंगल दिया हो, उसको हम बोलते हैं एपरेंट डिप। ठीक है। तो एपरेंट डिप में मतलब हमें एंगल यहाँ से दिया होगा, ये हॉरिजॉन्टल मान के हम चलेंगे, इस प्लेन के लिए ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का ये जो थीटा डैश एंगल होगा, मतलब इसके साथ, दिस इज योर एपरेंट डिप एंगल। तो अब हमने एपरेंट डिप और ट्रू डिप में रिलेशन निकालना है। तो एपरेंट डिप को मैं क्या लिख सकता हूँ? विच इज tan थीटा डैश विच इज इक्वल टू BV अपॉन, अब ये कंपोनेंट क्या होगा? देखो ये आपका BH इधर लाई कर रहा है, तो BH का जब आप कॉस कंपोनेंट लोगे, कॉस अल्फा, मतलब अगर ये एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, अब अल्फा क्या है? अल्फा जो है आपका, ये इस प्लेन का एंगल है जिस प्लेन में आप एपरेंट डिप कैलकुलेट कर रहे हो, इसका एंगल है किसके साथ? मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ इस प्लेन का जो एंगल है, जिस प्लेन में आप एपरेंट डिप कैलकुलेट कर रहे हो, ये आपका अल्फा है। तो BH का कौन सा कंपोनेंट इधर लाई करेगा? ये वाला जो कंपोनेंट इधर होगा, विच इज BH कॉस अल्फा। इधर कौन सा कंपोनेंट लाई करेगा? BH कॉस अल्फा। तो यहाँ पे मैंने एपरेंट डिप को डिफाइन किया, एपरेंट डिप इज डिफाइंड एज BV अपॉन BH कॉस अल्फा। देखो BV तो सेम रहेगा, BV दोनों के लिए सेम है, चाहे आप ये वाला प्लेन कंसिडर करो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला, या फिर फ्रंट वाला प्लेन कंसिडर करो, दोनों प्लेन के लिए आपका वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल चेंज। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन मिला दोनों एंगल्स के बीच में। तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश विच इज योर एपरेंट डिप एंगल इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन कॉस अल्फा। तो इस पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको थीटा का वैल्यू पता होगा, अल्फा का वैल्यू पता होगा, आप डायरेक्टली एपरेंट डिप एंगल निकाल सकते हो। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम में आ जाता है। दूसरा जो हमने क्वेश्चन किया है, वो हमने एक रिलेशन को प्रूव करा कि अगर आपके दो डिफरेंट प्लेन्स में एपरेंट डिप एंगल θ1 और θ2 दिए हुए हैं, तो प्रूव करो कि ट्रू डिप एंगल और एपरेंट डिप एंगल के बीच में ये रिलेशन हो। ठीक है। तो ऊपर जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसके बेसिस पे हमने दोनों प्लेन्स में एपरेंट डिप एंगल को डिफाइन किया। tan θ1 इज इक्वल टू BV अपॉन BH1, क्योंकि इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा। सिमिलरली tan θ2 डिफाइन किया मैंने BV अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2, और ट्रू डिप एंगल के लिए आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH है। तो तीनों केसेस में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आपका सेम है। अब ये दोनों प्लेन्स जो है 90 डिग्री पे हैं, मतलब दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? दोनों का स्क्वायर होगा, BH1 स्क्वायर प्लस BH2 स्क्वायर इज इक्वल टू BH स्क्वायर। तो बस यहाँ से थोड़ा मैथमेटिक्स लगाया और मैंने तीनों इक्वेशंस को पुट कर दिया, यहाँ पे आपको ये रिलेशन प्रूफ हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपके कंसेप्ट मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब किसी कोई डाउट है तो बताओ, इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताओ,
ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन तीनों एंगल्स पे आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, और इस पे क्वेश्चंस आए तो अटेम्प्ट करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का पार्ट तो ख़त्म होता है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है ना। इंस्ट्रूमेंट के बारे में कई बार मैग्नेटिक नीडल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सर इसमें दो प्लेन कौन से लेंगे, एक बार वो फ्रंट वाला और दूसरा कौन सा लेंगे? दूसरा प्लेन आप कोई भी ले सकते हो। देखो दो प्लेन कौन से लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट। इधर देखो, कोई भी प्लेन ले लो ना बेटा, एक फ्रंट वाला ले लो और दूसरा प्लेन ऐसा सिलेक्ट करो जो 90 डिग्री पे हो। ये वाला ले लो, ये वाला प्लेन ले लो, ज्योग्राफिक मेरिडियन वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्लेन फ्रंट वाला ले लो, इसमें आपका एंगल θ1 है, दूसरा प्लेन 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो ये वाला प्लेन आप ले लो, ठीक है। ये दो प्लेन्स आपके 90 डिग्री पे है ना, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दो प्लेन आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी हम हिस्टेरेसिस कर्व वाले पे जाएंगे, वो वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारा वापस स्लाइड प्रेजेंटेशन पे वापस मैं जा रहा हूँ, तो अब हम फिर से स्लाइड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब एक मिनट रुको, स्क्रीन दिख रहा है सबको? आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पूरा, ताकि कल हम अपने 6 चैप्टर पे जा सकें। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमको क्लियर हो गई। डेक्लिनेशन एंगल हमें क्लियर हो गया। हाँ, सुबह मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स और बताए थे जो आपको याद रखने, ठीक है। ये पॉइंट्स ये, वन इज योर आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जिन प्लेस पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम होता है, ठीक है। और एगोनिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके लिए आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन 0 होता है। वन लाइनर क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फिर सिर्फ नीट के लिए बता रहा हूँ मैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइसोगोनिक और एगोनिक का उनको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। डिप एंगल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये आपका डिप एंगल है। ये 2 कंपोनेंट्स आपको दिखाए हुए हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो थीटा इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये इनका डेक्लिनेशन एंगल है। इसको हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और डिप एंगल हम सबको पता है कि इक्वेटर पे 0 होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, और पोल्स पे कितना हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। एक तीसरी तरह की लाइंस होती है जिनके लिए डिप एंगल सेम होता है। सेम डिप एंगल के लिए जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस। तो ये 3 लाइंस आप याद रखो तो अच्छा है। वन इज योर आइसोगोनिक। आइसोगोनिक का मतलब जिस पॉइंट्स पे आपका डेक्लिनेशन एंगल सेम होता है, ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन बनती है। मतलब अर्थ पे मैं उन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ जिन पॉइंट्स पे मुझे डेक्लिनेशन का एंगल सेम मिला है। तो जो लाइन यहाँ पे बनती है अर्थ पे, उसको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस। सिमिलरली ऐसी लाइंस जहाँ पे डेक्लिनेशन 0 है वो एगोनिक लाइंस होती है, और ऐसी लाइंस जहाँ पे डिप एंगल सेम है उन लाइंस को बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस, ठीक है। तो ये खाली आपको तीनों नाम दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे नीट में पूछ लेते कई बार। चलो ठीक है, और एक और चौथी लाइन है विच इज़ योर एक्लिनिक लाइंस, ठीक है। ऐसी लाइंस जो मैग्नेटिक इक्वेटर से पास हो रही, ठीक है। ये लाइंस तो थ्योरेटिकल वाला पार्ट था, ये हमारा पार्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, एक ये टैंजेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंजेंट लॉ भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज टैंजेंट लॉ? ये कई बार आपके जो मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स पे, है ना, मैग्नेटिक कंपास नीडल पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मतलब चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स पे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो टैंजेंट लॉ आपको पता होना चाहिए। टैंजेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये कंपास नीडल है, ठीक है। तो कंपास नीडल आपकी जो है हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ
डायरेक्ट होती है ना। इस लाइन को एक बार रीड कर लो। इफ द मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड इन अ रीजन वेयर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ऐसे रीजन में हमने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा जहाँ पे दोनों फील्ड्स आपकी परपेंडिकुलर है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो नीडल है, द नीडल विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड, है ना। मतलब जो आपकी नीडल है वो हमेशा रिजल्टेंट की तरफ अलाइंड होगी एट एन एंगल थीटा सच दैट द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज द रेशियो ऑफ द टू फील्ड्स, है ना। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा जो होगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल मीन्स tan थीटा विल बी द रेशियो ऑफ द टू फील्ड्स, मतलब b2 अपॉन b1, tan थीटा विल बी इक्वल टू b2 अपॉन b1 विच इज द रेशियो ऑफ द टू फील्ड्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ ये बोलता है कि अगर हम अपनी मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रीजन में रखेंगे जहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपकी मैग्नेटिक नीडल उस डायरेक्शन में अलाइंड होगी जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, और सच दैट उनका जो tan थीटा होगा, tan थीटा जो एंगल होगा वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को डिफाइन करेगा, मतलब b2 अपॉन b1 को डिफाइन करेगा, ठीक है। tan थीटा विल डिफाइन द b2 अपॉन b1 रेशियो, ठीक है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं टेंजेंट लॉ। इस लॉ के बेस पे एक डिवाइस बना है दैट इज टेंजेंट लॉ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इस लॉ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मोस्ट कॉमन डिवाइस है आपका टेंजेंट लॉ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। वो खाली tan थीटा वाला कंपोनेंट मेजर करता है ना। वो हम देखेंगे आगे, इसमें दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको खाली टेंजेंट लॉ दिमाग में रखना है और टेंजेंट लॉ इस तरह से आपका आता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? टेंजेंट लॉ तक क्लियर हो? यस। इसमें किसी कोई डाउट तो बताओ जल्दी से। अब मेरे को कमेंट मत करना, बोलना अभी, क्योंकि पीपीटी चल रहा है तो मुझे कमेंट्स नहीं विजिबल होंगे। यस सर। ठीक है। नाउ कंपैरिजन ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब हम ऑलरेडी ये तीनों मटेरियल्स पढ़ चुके हैं ना, बहुत डिटेल में हमने इनको स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। फिर भी इनके कंपैरिजन के कुछ पॉइंट्स है जो आप देख सकते हो, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जो फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है, जो एकदम ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। पैरामैग्नेटिक में कुछ अट्रैक्शन होता है और फेरोमैग्नेटिक एकदम एक्टिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो एकदम एक्टिवेटेड मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, हाईली एक्टिवेटेड, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे, ठीक है। When placed in a magnetic field, the lines of force tend to avoid the substance, है ना। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अवॉइड करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या करते हैं, कुछ लाइंस को अपने अंदर से पास होने देते हैं, और फेरोमैग्नेटिक जो होता है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास हो जाती है, ठीक है। When placed in a non-uniform field, it moves from stronger to weaker field, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब आप रखोगे तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर फील्ड की तरफ जाएंगे। पैरामैग्नेटिक का मटेरियल अलग होता है, ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। एंड व्हेन प्लेज इन नॉन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। इसमें अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में यही डिफरेंस होता है कि फेरो का जो अट्रैक्शन है थोड़ा ज़्यादा होता है पैरा के कंपेरिजन में, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ डायामैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपने आप को अलाइन कर लेती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी ऐसी है तो आपकी जो डायामैग्नेटिक रॉड होगी वो उसके परपेंडिकुलर अलाइंड हो जाएगी अपने आप, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। ये पैरेलल टू द फील्ड अलाइन कर लेती है अपने आप। पैरामैग्नेटिक रॉड अगर आप लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइंड हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी। और फेरोमैग्नेटिक का रिस्पॉन्स जो होता है वो काफ़ी क्विक होता है। फेरोमैग्नेटिक केस में जो आपका रिस्पॉन्स होता है काफ़ी क्विक होता है, देखो एकदम फटाक से आपकी अलाइंड हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों मटेरियल्स में खाली टाइम गैप का डिफरेंस होता है। ये भी अट्रैक्टिवनेस शो करती है, ये भी अट्रैक्टिवनेस शो करती है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक होता है, ये फटाफट अलाइंड हो जाती है, ठीक है। अब ये लिक्विड की बात करें तो इफ़ डायामैग्नेटिक लिक्विड इज टेकन इन अ वॉच ग्लास एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार देख लेते हैं।
अब जैसे ही हमने सपोज करो एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिया और साउथ पोल लिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हमने लिक्विड रखा, डायामैग्नेटिक लिक्विड, तो वो सारा का सारा मटेरियल आपका सेंटर की तरफ कंसंट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिपेल करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, तो वो सेंटर की तरफ उससे दूर भागे। बात समझ आ रही है? ठीक है। पैरामैग्नेटिक केस में उल्टा होगा कि वो उसकी तरफ जाएगा, मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसमें जो होगा क्विकली होगा, ठीक है, टाइम गैप का वापस फर्क आ जाएगा। इट कलेक्ट्स एट द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर एंड कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर फार। मतलब ये अट्रैक्शन को शो करते हैं दोनों, और ये रिपल्शन को शो करते हैं। कहने का मतलब ये, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्शन शो करेंगे और ये रिपल्शन शो करेगा, डायामैग्नेटिक जो, ठीक है। ये हम कहाँ पे पहुँच गए? हाँ, when a diamagnetic substance is placed in a magnetic field, it weakly magnetizes in the direction opposite to the inducing field, है ना। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में रखोगे डायामैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो उसको अपोज करेंगे, घुमा फिरा के वही पॉइंट, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड, तो इंड्यूसिंग फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड। जिधर फील्ड देंगे वहाँ पे ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज वेरी विच इज़ नेगेटिव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इसमें नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपोज करती है ना। इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर्स जो होते हैं वो इसके अपोज में अलाइंड हो जाते हैं। जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो डायामैग्नेटिक मटेरियल पे, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस होता है वो सारा का सारा इसको अपोज करता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव होता है क्योंकि वो एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग अलाइंड हो जाते हैं, और इसमें हाईली पॉजिटिव होता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड जो होता है उसका उस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। डायामैग्नेटिक में मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करके बताया था। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इस पर हम काफ़ी बात कर चुके थे परसों वाली क्लास में। जिन्होंने परसों इवनिंग क्लास अटेंड करी थी तो मैंने आपको यही बताया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मोमेंट ही आपका नेगेटिव है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपका जो आई का वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। आई का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होता है और इसके लिए हाईली पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ठीक। अब काई जो होता है विच इज ससेप्टिबिलिटी, काई डिपेंड करता है आपका आई पे। काई इज डिफाइंड एज आई बाई एच। इफ आई इज नेगेटिव, आई नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव है। एम इज नेगेटिव देन आई इज नेगेटिव, आई इज नेगेटिव देन काई इज नेगेटिव, एंड इफ काई इज नेगेटिव देन काई प्लस 1 विल ऑलवेज अ लेस देन 1, means the relative permeability of diamagnetic material is always less than 1. Relative permeability of paramagnet is more than 1. क्यों more than 1? क्योंकि इसका I पॉजिटिव होता है। I पॉजिटिव तो काई पॉजिटिव, काई पॉजिटिव तो 1 प्लस एनी पॉजिटिव नंबर यू विल गेट अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1। और इसमें जो होता है फेरोमैग्नेटिक में हाईली ग्रेटर देन 1। फेरोमैग्नेटिक के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो हाईली ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विच इज़ योर काई। इसको यहाँ इन्होंने सीएम से डिनोट किया है। तो काई का वैल्यू हम सबको पता है क्या होता है, विच इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट इज योर आई एंड इनपुट इज योर एच। इफ आई इज नेगेटिव देन काई इज नेगेटिव। इसके लिए पॉजिटिव होता है और इसके लिए हाईली पॉजिटिव। दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूरी लॉ भी, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते। देयर प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। लेकिन पैरामैग्नेटिक को अगर आप ज़्यादा हीट करोगे तो वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देते हैं। ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करोगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल को तो वो टेम्परेचर के साथ उनकी मैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ख़त्म होती जाती है। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं
at a certain temperature, which is called Curie point, they lose ferromagnetic properties and behave like paramagnetic. तो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. क्यूरी लॉ है क्या वो भी देख लो. क्यूरी का लॉ देख लो. क्यूरी लॉ सेज दैट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज इनवर्सली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब जो आपकी काई है, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो आपका काई का वैल्यू कम होता जाएगा. काई का वैल्यू कम मतलब आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं तो आपका आउटपुट होता था. अगर आपको आउटपुट कम मिलेगा तो मतलब वो मटेरियल आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करना स्टार्ट कर देगा. अगर उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होनी शुरू हो गई इसका मतलब उस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज होनी स्टार्ट हो गई. ठीक है. तो ये क्यूरी का लॉ इस तरह से टेम्परेचर को रिलेट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर. ठीक है. तो क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है. जैसे निकल के लिए आपको दिया हुआ है 600 केल्विन. निकल के लिए कितना है क्यूरी का टेम्परेचर? 600 केल्विन. अब ये टेम्परेचर मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है. आपका मटेरियल कैसा है, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, किस तरह का मटेरियल आपने यूज़ किया हो. तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का कर्व मिलता है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यस सर. अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी खत्म कर ही देते हैं. टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो तो नहीं गया? टाइम चेक करो एक बार. हमारे 5:13 हुआ है ना अभी. हाँ ठीक है, 15 मिनट है ना हमारे पास. चलो ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा. इसको कर ही देते हैं. हिस्टैरिसीस लूप पे आ जाओ. हिस्टैरिसीस लूप जो आपका होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए. ठीक है. जनरली आपका जो हिस्टैरिसीस का लूप होता है हम किसके लिए प्लॉट करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. ठीक है. तो हिस्टैरिसीस लूप में हम करते क्या है, जैसे कि हम किसी प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, हम पहले उसको मैग्नेटाइज करते हैं फिर हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं. हिस्टैरिसीस लूप का मतलब है कुछ एनर्जी का लॉस होना. द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस. उसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, उसको मैग्नेटाइज करते हैं, फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड खींच लेते हैं, उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं. तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि एनर्जी का क्या लॉस हो रहा है और उसको हम कर्व एक प्लॉट करते हैं जिसको हम बोलते हैं आई वर्सेस एच कर्व. एच होता है आपका इनपुट और आई आपको मिलता है आउटपुट. ठीक है. तो इसके बीच में हम एक कर्व को प्लॉट करते हैं. तो जैसे पहले हमने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना शुरू किया तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, है ना. एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मतलब उसकी जो आई की वैल्यू है एक सर्टेन लिमिट तक हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप कितनी भी एच की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू बढ़ा लो तो आपका आई का वैल्यू उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा. तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. इसके बाद आप कितना भी ज़्यादा इनपुट इंक्रीज करो आउटपुट जो है वो इंक्रीज होने वाला नहीं है. ठीक है. उसके बाद फिर वो कर्व आपका नीचे आने लगता है ना. फिर वापस आप उसको डीमैग्नेटाइज होने लगता है, फिर मैग्नेटाइज करते हो. इस तरह से आप लूप बनाते हो. ठीक है. तो इसके पॉइंट्स एक बार खाली देख लो. पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. इसमें किसको क्या बोलते हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. किस टर्म को क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में आपको पूछ लेते हैं. तो इस पॉइंट को खाली आप जानोगे और कुछ नहीं जानना. जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. पहले कर्व देख लो, अब यहाँ से देख लो. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग फोर्स. मतलब जैसे जैसे मैं इनपुट इंक्रीज करूँगा तो मेरा आउटपुट इंक्रीज होगा, हम सबको पता है, थ्रू अ लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए. तो ओ ए से हमने इसको रिप्रेजेंट किया. ओ से लेके पहले हम कहाँ तक गए? ए तक गए. एंड रीचेज अ सैचुरेशन एट ए. ए पे इसका क्या हो गया? सैचुरेशन पॉइंट आ गया. मतलब ए से ज़्यादा मैं आगे इंक्रीज नहीं कर सकता. नाउ व्हेन एच इज़ डिक्रीज, फिर हमने क्या किया? इनपुट को डिक्रीज करना स्टार्ट किया. तो एच की वैल्यू डिक्रीज किया बट इट डज नॉट कम टू ज़ीरो, है ना. तो जैसे ही हमने इनपुट को कम करते गए तो ये आपका आई भी कम होने लगा और
एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही आपका एच का वैल्यू ज़ीरो हो गया, मतलब इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे आपका एच का वैल्यू ज़ीरो हो गया, तो एच का वैल्यू ज़ीरो हुआ लेकिन आई का वैल्यू सॉरी इस पॉइंट पे, पहले हम बी पॉइंट पे बात करेंगे। बी पॉइंट पे आपका एच का वैल्यू ज़ीरो हो गया लेकिन आपका आई का वैल्यू ज़ीरो नहीं हुआ, कुछ आई उसने रिटेन करके रखा, ठीक है। तो ओ से लेके बी तक की जो ये आपकी आई की वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। मतलब इनपुट ज़ीरो होने के बाद भी आपके आउटपुट में ज़ीरो नहीं हुआ, आउटपुट आपका कुछ रिटेन हो गया, मतलब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उस मटेरियल ने अपने अंदर सेव करके रख ली, मतलब छुपा के रख ली, है ना। तो ये छुपाने वाली जो एनर्जी है इसकी मैग्नेटिक की, उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे ही हम इसको ज़ीरो पे लाएंगे, मतलब अब हम आई को ज़ीरो पे लेके आ रहे हैं, टू ब्रिंग आई टू ज़ीरो to demagnetize the material completely, opposite negative magnetizing force is applied. This is represented by OC, which is coercivity. अब जैसे ही आपका यहाँ पे देखो I का वैल्यू ज़ीरो हो गया, हमने मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही डीमैग्नेटाइज करा, तो डीमैग्नेटाइज हमने जैसे ही किया तो I की वैल्यू C पॉइंट पे आते आते ज़ीरो हो गई। अब जैसे ही आपकी I की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो उस पर देखा H का वैल्यू हमें नेगेटिव मिला, एच का वैल्यू हमें क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओसी पार्ट को हम बोलते हैं कोअर्सिविटी, ठीक है। आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन लेवल डी, फिर हम और उसको डीमैग्नेटाइज करते गए, डीमैग्नेटाइज करते गए, तो उसके भी हम डीमैग्नेटाइजेशन के भी एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, विच इज़ द डी पॉइंट। इससे ज़्यादा हम उसको डीमैग्नेटाइज भी नहीं कर सकते, एंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिवर्स्ड, है ना। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिवर्स किया, तो वापस से आपका कर्व उल्टा चालू हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके फिर से यहाँ तक जाने लगा। ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई इस तरह से। पहले हम ए से लेके बी गए, बी से लेके सी गए, सी से लेके डी गए, फिर हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो फिर वापस हम इस तरह से आगे बढ़ने लगे। इस लूप को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। इसी लूप को हम क्या बोलते हैं, और ये लूप हमें क्या देता है, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस ऑफ एनर्जी इन ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। जब भी हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसमें कुछ हीट लॉसेस होते हैं, और उसी लॉस को ये लूप हमें बताता है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। द मटेरियल लाइक आयरन हैविंग अ थिन लूप इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट्स, है ना। जिनका ये लूप का थिकनेस जिन मटेरियल का कम होता है उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट्स में यूज़ करते हैं। जनरली उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आपका जो लॉस होता है बहुत कम होता है, क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट्स के बनाने के लिए, जैसे स्टील के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टील जैसे आपका मटेरियल है, तो स्टील के लिए इस लूप का थिकनेस ज़्यादा होता है। इस लूप का थिकनेस स्टील के लिए ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कोई सॉफ्ट आयरन कोर की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए थिकनेस आपका कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है, उस हिसाब से आपकी लूप की थिकनेस चेंज होती रहती है। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट्स के लिए आपकी थिकनेस कम होती है, और परमानेंट मैग्नेट्स के लिए आपकी थिकनेस ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश है, और फिर हम इस चैप्टर को यहाँ पे ओवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। चलो ठीक है। कल हम 6 चैप्टर चालू करेंगे, मॉर्निंग क्लास इवनिंग क्लास दोनों में यही चलेगा, 6 चैप्टर, ठीक है बेटा।